Okay. So last time I was doing this thing. What do you say? Total energy का derivation वो भी हो गया था. यहाँ से बाकी है, I guess. Just one second. Let me just zoom it out properly. View. Read mode. Okay. हमने लास्ट टाइम किए थे यहाँ तक का. फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने कर लिए थे. वी फाउंड आउट द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम आल्सो. सेकंड पेंडुलम क्या था? सेकंड पेंडुलम वाज अ पेंडुलम जिसका टोटल टाइम पीरियड इज 2 seconds. Hence we called it second pendulum. Okay, now we'll go to the next topic. Conical pendulum and simple pendulum. Okay, now what is the meaning of conical pendulum and what is the meaning of simple pendulum? Conical pendulum executes the shape of a cone. Okay, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बताऊं, यहाँ पर कहीं पे डायग्राम है क्या? ओके, जस्ट वन सेकंड. अगर ऐसा है, ठीक है, ऐसा है अपने पास. ओके, देयर इज अ पर्टिकुलर, ये सपोर्ट है, ये कॉनिकल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम है. दिस इज कॉनिकल एंड दिस इज सिंपल. ओके, कॉनिकल पेंडुलम का बीच का पोजीशन है इधर, ठीक है, ये राइट एक्सट्रीम है और ये लेफ्ट एक्सट्रीम है. और टोटल ये जो पार्टिकल है ये ऐसा घूम रहा है. ओके, नाउ लुक एट दिस शेप प्रॉपर्ली. नाउ दिस शेप अपीयर्स टू बी द शेप ऑफ अ कोन, है ना? ये कोन की तरह दिखाई दे रहा है ना. कोन कैसा होता है? कोन होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है. तो ये एग्जैक्टली कोन की तरह दिखाई दे रहा है, हैंस अ कॉनिकल पेंडुलम. बेसिकली चीज़ क्या है कि इसका जो नीचे का जो बॉब है ये ऐसा सर्कल में घूम रहा है, ऐसा, ठीक है. और जो नॉर्मल सिंपल पेंडुलम है, नॉर्मल सिंपल पेंडुलम ये है मेन पोजीशन, ये राइट एक्सट्रीम और ये लेफ्ट एक्सट्रीम, ठीक है. ये कैसा घूम रहा है? ये घूम रहा है ऐसा, ठीक है, इट इज़ मूविंग लाइक दिस. और ये कैसा घूम रहा है? ये घूम रहा है ऐसा. इट इज कंप्लीटिंग अ circle and it is completing a curve. Now this particular pendulum is called as simple pendulum and this particular pendulum is called as conical pendulum because of the shape it is making, that of a cone. Okay, so let us go back to our chapter. Okay, so conical pendulum में क्या होता है? Conical pendulum में the trajectory and the plane of the motion of the bob is a horizontal circle. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कॉनिकल पेंडुलम में नीचे जो बॉब है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, ठीक है. And trajectory and the plane of the motion of the bob is a part of a vertical circle. Okay, so therefore I can say that this is a horizontal circle, ये horizontal circle है, and this is a part of the vertical circle. ये पूरा vertical circle ऐसा होता ना, तो उसका एक छोटा सा ये part है. तो hence this is a horizontal circle HC and this is a vertical circle. Okay, तो ये हो गया इन दोनों का शेप के हिसाब से इसका डेफिनेशन. ओके, सो इन कॉनिकल पेंडुलम काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर कांस्टेंट. ये दोनों हमेशा कांस्टेंट रहते हैं. क्यों कांस्टेंट रहते हैं पता है? क्योंकि जो बॉब है वो बॉब का हाइट चेंज नहीं हो रहा, ठीक है. अगर मैं बॉब की बात करूंगा, ये अपना जो बॉब है, ये बॉब इधर भी सेम हाइट पे है, इधर भी सेम हाइट पे है, इधर भी सेम हाइट पे है, हाइट चेंज नहीं हो रहा. बट यहाँ पर हाइट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, एक झूले की तरह है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है. बिकॉज द हाइट इज चेंजिंग ओवर हियर, यहाँ पे एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा. क्यों? बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन हाइट, है ना. तो पोटेंशियल एनर्जी ओवर हियर विल वेरी, इट विल चेंज, बट ओवर हियर पोटेंशियल एनर्जी, दिस पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट. यहाँ पे ये कांस्टेंट ही रहेगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इसमें क्या आता है? horizontal component of a force due to tension in the necessary centripetal force, ठीक है. So therefore centripetal force कहाँ से आ रहा है? Centripetal force comes from the horizontal component of the force. और यहाँ पे tangential component of the force is the governing the force for the energy conversions during the motion.
तो यहाँ पे बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से यहाँ पे पेंडुलम जैसा मूव हो रहा है और यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट की वजह से टेंजेंशियल जैसा मूव हो रहा है। इसका टाइम पीरियड क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। सो दिस इज द डायरेक्ट टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। टाइम पीरियड इज अगेन द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। स्ट्रिंग ऑलवेज मेक्स अ फिक्स्ड एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड कैन नेवर बी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये हो गया कि अपना जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जो है ये कभी भी बीच में आके यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये ऐसा ही मूव होता रहेगा। स्ट्रिंग जो है ऐसा ही मूव होता रहेगा, इट विल मूव इन अ सर्कल ओनली। द स्ट्रिंग विल नेवर कम एंड इट विल कम एट रेस्ट एट द सेंटर। बट इन दिस केस बीच वाले पोजिशन में, क्योंकि ये ऐसा ऐसा जा रहा है, ऐसा ऐसा जा रहा है, तो बीच वाले पोजिशन में द स्ट्रिंग विल कम एट द सेंटर। और यहाँ पे क्योंकि ऐसा ऐसा मूव हो रहा है, ऐसा ऐसा मूव हो रहा है सर्कल में, सो इट विल नॉट कम एट द center. Okay, and during the discussion of the both, we have ignored the stretching of the string and the energy spent for it. However, the string is always stretched, otherwise it will never have tension. Also, non-conservative forces like air resistance are neglected. हाँ, तो ये दोनों पे अप्लाई हो रहा है. This point is applied to both of them. पहला क्या, we have ignored the stretching of the string. Now we have considered in SHM the string will not extend, inextensible string हम लोगों ने पहले भी देखे थे, but that is not true. The string is stretched to a particular extent. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक एयर इज नेग्लेक्टेड। तो हम लोग जो एयर होता है, एयर क्या करता है, पेंडुलम को रोकने की कोशिश करता है, तो वो भी हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं। वी आर सेइंग के मतलब ये काम नहीं कर रहा, एयर करके वाटर करके कुछ भी चीज़ नहीं है, एंड द पेंडुलम इज मूविंग फ्रीली। ऐसा नहीं होता। तुम अभी देखो, अगर तुम गाड़ी में हो, तुम खिड़की के बाहर अगर तुम हाथ निकालोगे तो फिर तुमको थोड़ा एयर रेजिस्टेंस सामने की तरफ फील होगा। कोई भी बॉब, कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यूसली घूमे जा रही ना, तो उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस फील होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग ने इस मोशन में हम लोग ने कंसिडर किया कि कोई एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं। ठीक है, सो हेंस वी हैव डन द डिफरेंशिएशन बिटवीन कॉनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम। तो अपना बहुत बड़ा पार्ट अभी हो गया। नाउ वी विल गो टू एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, एंगुलर एसएचएम, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, दिस इज एंगुलर एसएचएम। ये जो पार्टिकल है ना, मेटेलिक डिस्क है, ये मेटेलिक डिस्क कैसा जा रहा है, आई जस्ट ड्रॉ इन अ डायग्राम एंड आई विल शो यू। ये देखो, एक सेकंड ना, अभी अगर अपना ऐसा एक स्ट्रिंग है, ये ऐसा एक डिस्क लगा हुआ है। ओके, अब डिस्क जगह पे ही है, बट इट इज जस्ट मूविंग लाइक दिस, इस तरफ आगे पीछे मूव हो रहा है। ये डिस्क कभी अगर पॉइंट ऐसा है ना, पॉइंट ए इधर है, तो ये डिस्क मूव होकर इधर चला गया, पॉइंट ए इधर आ गया, और वापस मूव होकर इधर आ गया, पॉइंट वापस ए इधर आ गया। तो जगह पे ही डिस्क है, जगह पे ही डिस्क है, बट इट इज जस्ट मूविंग टू एंड फ्रो लाइक दिस, ऐसा ऐसा करके घूम रहा है। सो दिस काइंड ऑफ अ मोशन इज कॉल्ड एज एंगुलर एसएचएम। ओके, अभी राइट नाउ वी हैव दिस पर्टिकुलर मोशन कैन बी, व्हाट डू यू से, क्लॉकवाइज आल्सो, दिस पर्टिकुलर मोशन कैन बी एंटी क्लॉकवाइज आल्सो, दोनों चलेगा, दोनों हिसाब से हम लोग रख सकते हैं। Now previously we derived the equation for the differential equation of linear SHM, है ना, वो फर्स्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने किए थे। Now we have to derive the equation for angular SHM। अब एंगुलर SHM का हम लोग कैसे लगाएंगे, एंगुलर SHM में जो मूवमेंट हो रहा है वो रोटेशनल मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अभी देखो अपना जो पार्टिकल है, अपना जो डिस्क है, वो डिस्क तो जगह पे ही है ना, सिर्फ डिस्क जगह पे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, बस दैट्स इट। तो रोटेशन में, नॉर्मल मोशन में होता है फोर्स, हम लोग बोलते हैं फोर्स कॉजेस नॉर्मल मोशन। रोटेशन का जो फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टाउ, इट इज कॉल्ड एज टॉर्क। ओके, तो टॉर्क क्या है, टॉर्क इज बेसिकली अ फोर्स ओनली। ओके, टॉर्क इज बेसिकली अ फोर्स ओनली, लेकिन टॉर्क से सिर्फ क्या बनेगा, टॉर्क से बनेगा रोटेशनल मोशन। ओके, तो नॉर्मल फोर्स से क्या बनेगा, बाकी सब टाइप के मोशन, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, बाकी सब वगैरह वगैरह। बट टॉर्क से क्या बनेगा, टॉर्क से सिर्फ बनेगा रोटेशनल मोशन। अब क्योंकि ये जो अपना डिस्क है, ये वाला डिस्क, दिस डिस्क इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन, तो उसके ऊपर टॉर्क काम कर रहा है टाउ। अब कितना टॉर्क जमा होगा, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको जितना मरोड़ूंगा, जितना इसका एंगल थीटा रहेगा, ठीक है,
उतना ज़्यादा यहाँ पे एक फोर्स रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, ये इसको मैं जितना घुमाऊंगा, अभी देखो तुम्हारे पास अगर एक खिलौना है, खिलौने में चाबी लगती है अगर, तो तुम चाबी जितना घुमाओगे उतना ही खिलौने के अंदर पावर आएगा ना। सेम वैसा ही मैं ये डिस्क को जितना घुमाऊंगा, जितना घुमाने के बाद में छोड़ूंगा उतना ज़्यादा टॉर्क से वो घूमेगा। When I remove the sign of proportionality, I have to add up a constant. So tau is equal to minus c theta. ठीक है, अब माइनस साइन क्यों? दिस सी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जब प्रोपोर्शनैलिटी हटा तो कांस्टेंट सी लगेगा। अब माइनस साइन क्यों? वाई? बिकॉज माइनस साइन से क्या होता है कि अपना टॉर्क और थीटा ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर मैं थीटा कर रहा हूँ क्लॉकवाइज, मैं मरोड़ रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो टॉर्क जनरेट होगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ऑलवेज थीटा एंड टॉर्क विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ओके, so let us go back to the textbook. So tau is proportional to minus theta and tau is equal to minus c theta. This c is called as restoring torque, constant of proportionality. ठीक है, so therefore एक और फॉर्मूला टॉर्क का पता है क्या है? ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में। अभी सिर्फ ये फॉर्मूला सिर्फ डायरेक्टली देखो, हाँ ये कैसे आया क्या आया हम लोग रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। टॉर्क का एक और फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का एक और फॉर्मूला है ये वाला, टॉर्क टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, where I is called as moment of inertia and alpha is called as angular acceleration. ना जिन लोग का रोटेशनल मोशन हो चुका है उन लोग को आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आएगा क्या है, एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। सो टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो previously we saw that tau is equal to minus c theta and also tau is equal to I alpha. Hence from equation 5.31 and from this equation I can say that I alpha is equal to minus c theta. ठीक है, ये दोनों आ गया टाउ को इक्वेट करके। अब मैं क्या करूँगा, माइनस सी थीटा वहाँ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्लस सी थीटा बन जाएगा। ठीक है, इट विल बिकम प्लस सी थीटा एंड अल्फा इज व्हाट, एंगुलर एक्सेलरेशन इज व्हाट, इट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, डबल डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे, लेट मी जस्ट गो बैक लिटिल बिट फास्ट, एक वो देख के जल्दी समझ में आ जाएगा। हाँ, हम लोगों ने क्या यहाँ पे देखे थे, हम लोग देखे थे कि एक्सेलरेशन, हाँ ये देखो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, एक्सेलरेशन है ना, ये हम लोग पहले देख चुके थे। एक्स इज वॉट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स का जब मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो मुझे ए मिल जाएगा, वेयर ए इज वॉट, लीनियर एक्सेलरेशन। अब एक्स के बदले अगर मैं थीटा डालूंगा, थीटा क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं, थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। So d2 theta upon dt square is equal to alpha, where alpha is what, angular acceleration. ठीक है, तो सेम उसी से वही फॉर्मूले से जाके हम लोग को यहाँ पे मिलता है अल्फा इज इक्वल टू d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। ओके, कहाँ गया, हाँ, सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर और ये प्लस सी थीटा आ गया, तो हेंस वी हैव ऑब्टेन्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इतना सा ही, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एंगुलर एसएचएम, दैट्स इट। ठीक है, वेयर अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, अल्फा इज इक्वल टू d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। ओके, अभी देखो अगर मैं सी थीटा को ले लूँगा वापस वो साइड, तो आई d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर में सी थीटा जाएगा वापस वो साइड, इट विल बिकम माइनस सी थीटा, और आई को लेंगे अपन नीचे, माइनस सी थीटा के नीचे। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस सी थीटा अपॉन आई। तो अल्फा के दो फॉर्मूला हो गए, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस सी थीटा अपॉन आई। ये माइनस सी थीटा अपॉन आई कैसा आया, ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, ये जो ये वाला इक्वेशन है इसको सॉल्व करो। ठीक है, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर के बदले ए डालो, ए को एक साइड पे रखो, बाकी सबको दूसरा साइड पे ले जाओ, ए का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, since c and I are constants, c is the constant of proportion and I is the moment of inertia जो डिस्क का कांस्टेंट होता है, so therefore acceleration alpha depends upon theta, that's it, directly proportional। थीटा बढ़ेगा अल्फा बढ़ेगा, थीटा कम होगा अल्फा भी कम हो जाएगा, तो जितना हम ट्विस्ट करेंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन जनरेट होगा। ठीक है, now we have the definition of angular SHM. Okay, so angular SHM is defined as the oscillatory motion of a body in which the torque for angular acceleration is directly proportional to the angular displacement and its direction is opposite to that of angular displacement. So basically torque for angular acceleration is directly proportional to angular displacement. Okay, now torque tau is directly proportional to theta. Okay, जितना टॉर्क बढ़ेगा, जितना थीटा बढ़ेगा उतना टॉर्क बढ़ेगा। ठीक है,
and its direction is opposite to that of angular displacement, and the direction sign is also negative. Sign is taken as negative. So therefore I can say that t is equal to 2 pi by omega. ये formula भी हम लोग बहुत बार देख चुके हैं पहले, and this is also equal to 2 pi upon omega is what, root of angular acceleration per unit angular displacement. So therefore we have derived the formula for t also. ये t derive नहीं किया है, पिछला जो दो t का जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है ना, वही फॉर्मूला हमने लेके वहां से यहाँ पे चिपका दिया, तो ये नया अपने को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. Now we'll have another type of motion. This motion is called as magnetic vibration. Okay. अभी अगर मैं क्या करूंगा, एक नीडल को, ये जो एक नीडल है, ये एस एन क्या है, ये एक मैग्नेट है. इफ अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इन द प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बार मैग्नेट को मैंने क्या किया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने सस्पेंड कर दिया, लटका दिया. सस्पेंड मतलब लटका दिया मैंने. तो बार मैग्नेट का खुद का एक मैग्नेटिक पावर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक दूसरा पावर है. बोथ ऑफ दिस फोर्सेस विल इंटरेक्ट विद ईच अदर, एंड दिस बार मैग्नेट विल स्टार्ट मूविंग इन अ ऑसिलेटरी मोशन. ये ऑसिलेट होने लग जाएगा, ठीक है. It remains in equilibrium with its axis parallel to the direction of the field. If it's given a small angular displacement theta and released, it performs angular acceleration. ठीक है. तो अभी अपना बार मैग्नेट जगह पे रेस्ट पे है, अटका हुआ है, ठीक है, कुछ भी मोशन नहीं हो रहा. मैंने क्या किया, बार मैग्नेट को लिया, एक एंगल मैंने थोड़ा घुमाया, घुमा के मैंने छोड़ दिया, ठीक है. ये वैसा का वैसा ही रहेगा कि मैंने एक बच्चा झूले पे बैठा हुआ है. जब तक बच्चा झूले पे नॉर्मली बैठा हुआ है तो झूला नहीं मूव होगा, लेकिन मैंने जाके क्या किया, झूले को मैंने पीछे खींच के मैंने छोड़ दिया. तो पीछे खींच के अगर मैं झूला छोड़ दूंगा तो कैसे झूला आगे पीछे ऑसिलेटरी मोशन कंप्लीट करेगा. इन दैट वेरी सेम मैनर दिस मैग्नेट आल्सो, ये जगह पे ऐसे रेस्ट में सस्पेंडेड है फ्रीली, बट आई टुक दिस मैग्नेट एंड आई जस्ट गेव इट एन एंगल थीटा. मैंने उसको जस्ट घुमा दिया. सो दिस बार मैग्नेट विल नाउ स्टार्ट मूविंग इन SHM, to and fro kind of a motion. Okay, let mu be the magnetic dipole moment. ठीक है, जिस द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड एज म्यू, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. तो ये अपना मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो म्यू हो गया, और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो स्ट्रेंथ है वो बी हो गया, ठीक है. एंड बी द मैग्नेटिक फील्ड इन द डिफ्लेक्टेड पोजिशन, रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट्स ऑन द मैग्नेट. ठीक है, अगर मैं उसको डिफ्लेक्ट कर दूंगा, थोड़ा अगर घुमा दूंगा, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स काम करेगा मैग्नेट के अंदर. दैट रिस्टोरिंग फोर्स का जो टॉर्क रहेगा, दैट टॉर्क विल बी इक्वल टू म्यू बी साइन थीटा, वेयर म्यू इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, बी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा मतलब मैंने ये मैग्नेट को कितने एंगल थीटा से मैंने उसको घुमाया, ठीक है. नाउ बिकॉज द थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, मैं थीटा कितना 1 डिग्री 2 डिग्री ही मूव कर रहा हूँ, तो इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा ओनली. Okay, sin theta will be equal to theta. So therefore, instead of writing mu b sin theta, I'll be writing mu b theta. So torque tau is equal to mu b theta. So this is the formula for torque for a particular particle performing magnetic SHM. ठीक है. For a clockwise, अगर अपना थीटा क्लॉकवाइज है तो फोर्स टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, और अगर अपना जो थीटा है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो फोर्स क्लॉकवाइज रहेगा. सो इट इज बोथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पे हम लोगों ने एक माइनस साइन लगा दिया. तो टॉक टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा. तो अल्फा को इधर रखो, आई को लेके जाओ नीचे, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी आई अपॉन थीटा. हेंस दिस इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर SHM फॉर अ मैग्नेट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है. So therefore, again I will say that t is equal to 2 pi by omega, t is equal to 2 pi by root of angular acceleration per unit angular displacement. ये सेम फॉर्मूला बार बार देख चुके हैं, लेकिन हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा. तो बेसिकली दिस मींस t is equal to 2 pi root of अल्फा अपॉन थीटा, ठीक है. अभी अल्फा अपॉन थीटा कैसे निकालूंगा मैं, ये देखो अल्फा अपॉन थीटा, ये जो थीटा है ना, ये थीटा ले लो वो साइड पे. तो अल्फा अपॉन थीटा इज व्हाट, माइनस म्यू बी अपॉन आई. Okay, we can get this from this formula 5.33. थीटा को ले लो यहाँ पे अल्फा के नीचे, अल्फा अपॉन थीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी अपॉन आई. ओके, सो देयरफॉर क्योंकि डिनोमिनेटर में है, म्यू बी अपॉन आई उल्टा हो जाएगा और आई अपॉन म्यू बी हो जाएगा. और हम लोग माइनस साइन नहीं लेंगे, माइनस साइन नहीं लेंगे बिकॉज ये हम लोग टाइम पीरियड निकाल रहे हैं. टाइम में नेगेटिव नहीं होता, टाइम हम लोग नहीं बोल सकते कि -2 seconds -1 hour. ओके, सो टाइम में वी जस्ट कंसिडर द मैग्नीट्यूड, वी डोंट कंसिडर द साइन. हेंस वी डिड नॉट टेक दिस माइनस साइन ओवर हियर. एंड बिकॉज अल्फा अपॉन थीटा इज इन डिनोमिनेटर, तो म्यू बी अपॉन जो आई है यहाँ पर, वो यहाँ पे जाके आई अपॉन म्यू बी बन जाएगा, ठीक है. तो हेंस वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूले फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ मैग्नेट परफॉर्मिंग SHM. ये भी हो गया अपना. अभी लास्ट एक टॉपिक बचता है, उसके बाद अपना चैप्टर खत्म.
ठीक है, अभी जस्ट होने ही आ गया, या जस्ट आई हैव टू एक्सप्लेन दिस पार्ट। ओके, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है? डैम्प्ड का मतलब होता है कि अगर कोई भी टाइप का एक मूवमेंट है, ठीक है, वो मूवमेंट धीरे 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 अगर आके रुक गया ना, तो मैं उसको बोलूँगा डैम्प्ड मोशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब एक गार्डन में एक बच्चा झूले पे बैठा हुआ है, ठीक है, मैंने झूला लेके थोड़ा बहुत मैंने खींच दिया, ठीक है, तो नाउ द झूला विल गो ऑन मूविंग फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, लेकिन इनफाइनाइटली तो नहीं चलेगा ना। आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 2 मिनट झूला आके कंप्लीटली रुक जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डैम्प्ड ऑसिलेशन। नॉर्मल ऑसिलेशन में अब तक हमने जो पढ़े, सिंपल पेंडुलम, ये वो, वी आर कंसिडरिंग कि ये सब स्पेस में हो रहा है जहाँ पर हवा भी नहीं है, जहाँ पे पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है। अगर कोई इंसान जाके चांद पे अगर एक पेंडुलम को छोड़ के अगर आ गया ना, तो वहाँ पर वो पेंडुलम जिंदगी भर चलता रहेगा, मतलब जिंदगी इनफाइनाइट चलता रहेगा, ठीक है। बट बिकॉज ऑन अर्थ वी आर हैविंग ग्रेविटी, वी आर हैविंग एयर, वी आर हैविंग वाटर, तो कुछ देर बाद जाके ग्रेविटी एयर वाटर रोक देगा। अगर एक बैट्समैन ने अगर एक बहुत जोर का अगर सिक्स मारा भी, तो थोड़े डिस्टेंस के बाद आके बॉल रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी बॉल को पकड़ लेगा, पकड़ के उसको नीचे खींच लेगा वो। चांद पे ऐसा नहीं है, ठीक है, स्पेस में ऐसा नहीं है। स्पेस में अगर किसी ने क्रिकेट बॉल हाथ में लेके थ्रो मारा ना, तो वो चलता ही जाएगा, क्योंकि स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है उस बॉल को रोकने के लिए। ओके, तो नॉर्मल टाइप का जो मोशन होता है, जो थोड़ी देर बाद जाके रुक जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये जो वेन है, ये वेन पानी के अंदर डिप्ट है, तो ये स्प्रिंग लगा हुआ है यहाँ पे। मैंने क्या किया, वेन को थोड़ा मैंने मूव कर दिया, ठीक है, वेन को मैंने थोड़ा पुश कर दिया, तो थोड़े टाइम के लिए वेन मूव होगा, इट विल मूव टू एंड फ्रो, इट विल मूव और रोटेशनल या फिर कोई भी मोशन, बट आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम it will come to rest, hence it is called as damped oscillation, and this is the diagram of a damped oscillator। बेसिकली मैंने ऑसिलेटर लेके मैंने पानी में डुबो दिया, तो पानी उस मोशन को रोक देगा, ठीक है। सो पीरियोडिक ऑसिलेशन ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड ओके आर कॉल्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशन। पहले एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड देखो, पहले इतना मूव हो रहा था, ठीक है, इतना मूव हो रहा था। पहले झूला अगर मैंने 2 मीटर लेके अगर मैंने छोड़ दिया, तो पहली बार में 2 मीटर आएगा, दूसरी बार में 1.9 मीटर आएगा, फिर 1.8, फिर 1 मीटर, फिर आधा मीटर, ऐसा करके थोड़ी देर बाद बाद आके क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट आके रुक ही जाएगा, वो मूव होगा ही नहीं। तो एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग। Periodic acceleration of gradually decreasing amplitude are called damped harmonic oscillations, and the oscillator is called as damped harmonic oscillator. So this oscillator is called as a damped harmonic oscillator, और जो मोशन कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? damped harmonic oscillations, ठीक है। तो ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। डायग्राम में क्या, इट शोज अ ब्लॉक ऑफ मास एम, यहाँ पे ब्लॉक है, इट इज हैविंग अ मास एम, स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू अ रिजिड सपोर्ट, यहाँ पे एक वेन है, दिस वेन इज डिप्ड इनसाइड द लिक्विड कंटेनर। Okay, so all this thing is given. As the vein moves up and down, the liquid exerts drag force on it. So the liquid is exerting a drag force. Okay, because of the drag force, continuously the object will go on reducing its speed, and hence it will come on rest. Ab damped force Fd will be directly proportional to the velocity v. Okay, जितने स्पीड से, जितने वेलोसिटी से ये ऑसिलेटर मूव होगा, उतना ज़्यादा एक डैम्प फोर्स जनरेट होगा। अगर वेलोसिटी कम है, तो रोकने वाला अपोजिंग फोर्स भी कम है, ठीक है। अभी अज्यूम करो कि तुम्हारी गाड़ी, इफ यू आर ड्राइविंग अ कार, इफ यू आर ड्राइविंग एट 100 किलोमीटर पर आवर, तुमने खिड़की के बाहर हाथ निकाले तो बहुत ज़्यादा हवा का फोर्स फील होगा। एंड इफ यू आर ड्राइविंग अ कार एट 10 किलोमीटर पर आवर, तो खिड़की के बाहर हाथ निकालोगे तो ऑलमोस्ट हवा का फोर्स फील होगा ही नहीं, है ना। तो एज द वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, द डैम्प्ड force will also go on increasing. So Fd is directly proportional to V. When I remove the sign of proportionality, I have to add up constant. This constant is called as यहाँ पे B. B is the damping constant. Okay, it is a damping constant. और negative sign क्यों? Because Fd damping force and velocity V, both of them are in opposite direction, ठीक है। और जो स्प्रिंग है, यहाँ पे जो स्प्रिंग लगा हुआ ना, ये वाला जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग के लिए हम लोग हमारा वही पुराना वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है एफ एस, इट इज इक्वल टू माइनस के एक्स। एक्स मतलब स्प्रिंग को कितना खींचा गया है, एंड के इज व्हाट, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉर द स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑसिलेटर है, इसके लिए एफ डी इज इक्वल टू माइनस बी वी, और जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के लिए एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स। सो टोटल ये डिफॉर्मिंग डैम्पिंग फोर्स और ये वापस जो रिस्टोरिंग फोर्स है, दोनों मिला के टोटल फोर्स ऑब्जेक्ट पे कितना काम कर रहा है, टोटल फोर्स इज इक्वल टू एफ डी प्लस एफ एस, है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग ने स्कूल में भी देखे थे, बहुत पुराना फोर्स का फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एम है।
एफ डी का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी वी, एफ एस का फॉर्मूला क्या है, माइनस के एक्स। वी हैव सीन दिस प्रीवियसली, एफ डी इज इक्वल टू माइनस बी वी, एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना। तो एम ए इज इक्वल टू माइनस बी वी माइनस के एक्स, माइनस बी वी माइनस के एक्स को ले लो वो साइड, तो यहाँ पे आके प्लस बी वी प्लस के एक्स हो जाएगा। तो एम ए प्लस बी वी प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। तो एम ए के बदले क्या आएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना। एक्सेलरेशन इज व्हाट, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स। b is what, dx upon dt, displacement upon time, and x is what, x is as it is. So m d2x upon dt square plus b dx upon dt plus kx is equal to 0. This is the differential equation of damped oscillation. जैसे हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाले थे नॉर्मल एसएचएम का, डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने निकाले एंगुलर एसएचएम का, डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने निकाले मैग्नेटिक एसएचएम का, वैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन है डैम्प्ड ऑसिलेशन का, ठीक है। सो एक और फॉर्मूला क्या रहेगा, ये डायरेक्टली अगर मैं सॉल्व करूंगा ना, अभी देखो इसका सॉल्विंग पे मत जाओ, ये डायरेक्ट उसका फॉर्मूला याद रखो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व होगा ना, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर क्या मिलेगा, मुझे आंसर ये मिलेगा। इफ़ यू वांट आई विल शो यू द सॉल्यूशन, जब ट्यूशन चालू होगा तभी अपन बैठ के बोर्ड के ऊपर मैं पूरा इसका लंबा एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ याद रखो, टेक्स्ट बुक में भी उसका सॉल्यूशन सॉल्विंग नहीं दिया हुआ है, हम लोग को टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया गया है। एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, ए रेज़ टू माइनस बीटी अपॉन 2m cos ओमेगा डैश टी प्लस 5। दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ व्हाट, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। और ए रेज़ टू माइनस बीटी अपॉन 2m, जो पहले का जो ये टर्म है ना, ये टर्म क्या है, इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड है। अब तुम लोग ये देखो, एम्पलीट्यूड में देखो टाइम टी भी आ गया है ना, ए ई माइनस बी टी अपॉन 2m, तो देयर इज अ टाइम टी ऑल्सो। तो एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन time. As time goes on increasing, the amplitude will go on decreasing. देखो यहाँ पे माइनस साइन भी है, जैसा टाइम बढ़ता जाएगा वैसा एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा, ठीक है, फाइन। सो वी हैव टू डू फ्री ऑसिलेशन ऑल्सो, लास्ट डेफिनेशन है ये डेरिवेशन अभी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूले। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ओमेगा डैश ये, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू दिस थिंग। देयर इज नो सॉल्विंग ऑफ दिस थिंग इन आवर सिलेबस। इन एग्जाम ऑल्सो दे विल नॉट बी शोइंग अस कि ये फॉर्मूला कैसा आया, बस सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ये, एंड टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ये। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड किस चीज का, डैम्प्ड ऑसिलेशन का। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का ओमेगा इज दिस एंड कैपिटल टी इज दिस, ओके। नाउ लास्ट टॉपिक, फ्री ऑसिलेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री ऑसिलेशन? इफ एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू ऑसिलेट और वाइब्रेट ऑन इट्स ओन, खुद से ही वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इट इज कॉल्ड एज फ्री ऑसिलेशन, ठीक है। अब तुम लोग ने ना ये चीज़ बहुत ही नोटिस किया होगा, तुम लोग एक ग्लास लो, ठीक है, मेटलिक, अगर कोई मेटल ग्लास रहेगा तो ठीक है, उसमें और अच्छे से फील होगा क्योंकि मेटल वाइब्रेट्स मोर, ओके। वो ग्लास लेके ना तुम लोग अपने ईयर पे लगा दो, कान पे लगा दो, तुम लोग को एक अंदर एक आवाज़, एक साउंड सुनाई में देगा, ओके। नो वन इज मेकिंग दैट साउंड, बट फिर भी अपने को एक साउंड सुनाई में देगा। एक्चुअली दैट साउंड इज व्हाट, ग्लास के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स है दे आर वाइब्रेटिंग, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द एयर मॉलिक्यूल इनसाइड द ग्लास हम लोग को वो आवाज़ सुनाई में देता है। तो वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है ना, कोई एयर को तो वाइब्रेट करा नहीं रहा, तो वो क्या हो गया, वो फ्री ऑसिलेशन हो गया। और जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशन की उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो नेचुरली ऑटोमेटिकली हो रहा है, देयर इज नो वन हु इज डूइंग दैट, ओके। सो हेंस दिस इज कॉल्ड एज फ्री ऑसिलेशन, ओके। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है, फोर्स ऑसिलेशन कहाँ दिया हुआ है, लेट मी जस्ट गो टू दैट टॉपिक जहाँ पे फोर्स ऑसिलेशन दिया हुआ है। हाँ, फोर्स ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा, दे हैव गिवन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन दैट, ओके। फोर्स ऑसिलेशन का मतलब ये होता है कि अभी सपोज फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक हवा का हम लोगों ने देख लिया कि ग्लास के अंदर जो नॉर्मल हो रहा है वो तो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अभी अगर मैं एक फ्लूट ले लूंगा, फ्लूट बांसुरी बोलते हैं ना, जो फ्लूट, एंड इफ आई एम ब्लोइंग दैट फ्लूट, तो फ्लूट से एक साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना। तो वो साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है फ्लूट के अंदर, वो साउंड नेचुरली नहीं हो रहा। वो जो एयर वाइब्रेट हो रहा है फ्लूट के अंदर, वो एयर नेचुरली वाइब्रेट नहीं हो रहा, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मी forcing air down the flute. I am forcing it, okay. So hence this is called as forced oscillation, and the frequency in which it is this thing, तो अलग frequency रहेगा उसका, natural frequency नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया force oscillation और ये हो गया natural oscillation, okay, free oscillation।
फ्री ऑसिलेशन में क्या होता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो भी मेटल के जो मॉलिक्यूल्स है, व्हाटएवर मॉलिक्यूल जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, दे आर ऑसिलेटिंग फ्रीली, नेचुरली, जगह पे वो लोग खुद ही ये हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज फ्री ऑसिलेशन। लेकिन अगर एक मेटल वायर है, मैंने गिटार पे लगा हुआ है, मैंने उसको प्लग कर दिया, तो अभी वो फोर्स मैंने अप्लाई किया और वो ऑसिलेट हो रहा है। जो फ्लूट है, फ्लूट के अंदर मैंने हवा को मैंने ब्लो किया, तो उसकी वजह से फ्लूट में से आवाज प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड ऑसिलेशन। ओके, अगर जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और जो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है, अगर दोनों सेम हो गया तो समथिंग हैपेंस दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं, फोर्स फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं, तो ये ग्राफ भी बढ़ते जाएगा, जितना मैं फोर्स फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाऊंगा उतना ग्राफ, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ऑन वाई एक्सिस आई एम हैविंग एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर एंड ऑन एक्स एक्सिस आई एम हैविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी एफ। एज आई गो ऑन इंक्रीजिंग द फोर्स फ्रीक्वेंसी, द एम्पलीट्यूड विल आल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग। करते 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 ऐसा एक पॉइंट आएगा, ये पॉइंट देखो यहाँ पर, ये पॉइंट में क्या है, माई फोर्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद अगर मैं और फोर्स फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ाऊंगा ना, तो एम्पलीट्यूड और नहीं बढ़ेगा, मैक्सिमम लिमिट पहुंच गया है, अभी क्या होगा, अभी कम होगा, इट विल गो ऑन रिड्यूसिंग इटसेल्फ। ठीक है, फाइन, समझ में। सो हैंस दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, सो दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, अभी सपोज अज्यूम करो कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि चलो एक ब्रिज है, ठीक है, रस्सी से जो बंधा हुआ ब्रिज है, जो गाँव में रहता है वैसा, ठीक है। अब वो ब्रिज सस्पेंडेड है और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, हर एक चीज़ नेचर में, हर एक चीज़ नेचुरली ऑसिलेट कर रही है, कोई कोई ऑसिलेशन हम देख सकते हैं, कोई कोई ऑसिलेशन हम नहीं देख सकते। तुम्हारे अराउंड जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स है, मेटेलिक मॉलिक्यूल्स है, जो भी मॉलिक्यूल्स है, वुड, ये वो वगैरह, एटम्स इनसाइड दैट आर वाइब्रेटिंग नेचुरली। सम ऑसिलेशंस आई कैन ऑब्जर्व, सम ऑसिलेशन आई कैन नॉट ऑब्जर्व। ओके, तो जो ब्रिज है उससे एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो ऑसिलेट हो रहा है। डेफिनेटली वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ऐसा नहीं कि पूरा ब्रिज ऑसिलेट होकर पूरा गिर जा रहा है, बहुत छोटा सा हल्का सा वो ऑसिलेट होता है। और एक आर्मी है, आर्मी का एक पूरा एक बटालियन है, दैट बटालियन इज मार्चिंग, तो उन लोग का मार्चिंग का एक फ्रीक्वेंसी है, ऐसा एक दो एक दो, जिस फोर्स से आके पैर पड़ेगा ना, उसका एक फ्रीक्वेंसी है, सब लोग एक साथ मार्चिंग कर रहे हैं, एक दो एक दो एक दो, ठीक है, ऐसा करके। अगर ब्रिज का जो फ्रीक्वेंसी है और ब्रिज के ऊपर जब आर्मी जब मार्चिंग कर रही है, तो उन लोग का मार्चिंग का जो फ्रीक्वेंसी है, तो ब्रिज फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड मार्चिंग फ्रीक्वेंसी इज फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मार्चिंग करके तो फोर्स करे ना अपन ब्रिज को वाइब्रेट करने के लिए। अगर दोनों सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड विल बिकम मैक्सिमम, और जो ब्रिज जो है वो एकदम जोर जोर से वाइब्रेट होने लग जाएगा। ठीक है, फिर जो आर्मी लोग जो मार्चिंग कर रहे हैं, मार्चिंग करते करते वो लोग शहीद हो जाएंगे, उधर ही उन लोग का हो जाएगा फिर जंग। ठीक है, तो इस रीज़न की वजह से कभी भी कोई अगर आर्मी का ट्रूप बटालियन जब ब्रिज के ऊपर से मार्चिंग करती है, तो उन लोग को ऑर्डर दिया जाता है कि वो लोग मार्चिंग ब्रिज के ऊपर बंद कर दे। ठीक है, नहीं तो ऐसा एक दो एक दो एक दो करते करते गए वो लोग। ठीक है, फाइन। So we have finished resonance frequency, अभी अपना चैप्टर हो गया है। Okay, now we have finished the chapter. I'll be uploading this video in 10-15 minutes in YouTube. You can watch this again. यहाँ तक का सॉल्व करके मुझे लिख के सबमिट करो। Okay, and tomorrow we are going to start a new chapter. I will be sending the notes again in WhatsApp. ठीक है, तो व्हाट्सएप पे नोट सेंड करूंगा, तब तक मुझे ये आंसर लिख के दो मेरे को, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में अपना जो पूरा चैप्टर कर रहे हो वो वेस्ट चला जाएगा। कुछ भी डाउट है, कुछ भी है, सेंड इट टू मी इन व्हाट्सएप, सेंड इट टू मी इन, कॉल मी अप, आई विल सॉल्व इट आउट। मैं अलग से लिख के भी सॉल्व करके तुम लोग को वीडियो भेज सकता हूँ, मैं इधर व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आई कैन सेंड अदर वीडियोज ऑल्सो, वी कैन क्लियर ऑल डाउट्स। ओके, कुछ भी डाउट रखो मत, जो भी रहेगा वो पूछ लो मेरे को, मैं कॉल में उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, फाइन, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग नाउ। ओके, चलो बाय।